नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है पुनर्विवाह प्रेम या समझौता। ये कहानी 70-80 के दशक की है, जब ग्रामीण इलाकों में विधवा पुनर्विवाह एक कलंक के रूप में देखा जाता था और बाल विधवा या पतिव्रता स्त्रियां दूसरे विवाह को अभिशाप समझती थी, मृत तुल्य समझती थी। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मालती तितलियों सी चंचल, फूलों सी कोमल, सुडौल नयन नक्श रंगत, जैसे चांद की उजली चांदनी हो, काले लंबे घने बाल, लंबी छरहरी काया, राह चलते को राह भुला दे, इतनी खूबसूरत थी वो। चंचल परी सी एकदम, चंचल हिरनियों से अपने गांव की गलियों में सहेलियों संग उछल कूद मचाते रहती। उस समय गांव का वातावरण एकदम साफ सुथरा होता था, कोई डर भय का वातावरण नहीं होता था। मालती हरदम खिलखिलाने वाली लड़की थी, कोई गम उसे छू करके नहीं जाते थे, कोई गम उसे छुए भी कैसे। 4 भाइयों की इकलौती लाडली बहन, माँ बाप उसे जान से ज्यादा प्यार करते थे। पिता जमींदार थे, गांव में आधी जमीन तो उन्हीं की थी। 2 बेटे सरकारी नौकरी में थे, 2 पिता के साथ ही रह करके खेती बाड़ी संभालते थे। गौशाले में 8-10 गायें भैंसें रहती ही थी, दही मट्ठे की नदियां बहते थे। नौकर चाकर एक इशारे पर दौड़ने के लिए तैयार रहते थे। 3 भाइयों का ब्याह हो गया था, एक की बाकी था। मालती का 15वां चढ़ के 16वां साल लगा था, यानी जवानी की दहलीज पर अभी कदम ही रखा था। यूं तो गांव के ज्यादातर लोग लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने लिखाने के खिलाफ थे, बस अक्षर ज्ञान हो जाए बस, ताकि गृहस्थी चलाने में सहूलियत हो बस। पर जमींदार साहब अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे, इसलिए उनकी इच्छा थी कि मालती 10वीं पास कर ले तो अच्छा सा लड़का देख करके शादी ब्याह कर देंगे। पर मालती ठहरी हवा का झोंका, जो एक जगह कहाँ ठहरती है। मालती को पढ़ने लिखने में जरा भी मन नहीं लगता, स्कूल में भी धमा चौकड़ी ही करती रहती। बातों की उस्ताद थी, दिन भर गप्पे हाँकना और मस्ती मजाक उसका पसंदीदा काम था। मालती की सहेली रूपा उसे कितना समझाती कि मालती, जब स्कूल आती ही है चल के बस्ता कंधे पर ढोके तो कुछ दिमाग को भी काम दे दे, क्यों फालतू के कामों में अपना समय व्यर्थ करती है। छोड़ना क्या करना है पढ़ लिख करके, कौन सी किसी चीज की कमी है मेरे पास, सब कुछ तो है मेरे पास। हद से ज्यादा प्यार करने वाले माँ बाप मेरे भाई सब हथेलियों पर मुझे रखते हैं, सबकी लाडली हूँ मैं, भला मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। मालती बात को हंसी में उड़ा देती थी। रूपा उसे फिर समझाती, देख मालती, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी की असीम कृपा है, तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारे माँ बाप भाइयों का असीम प्यार दुलार है, पर पगले ये सब नाते रिश्ते एक समय के बाद साथ जोड़ देते हैं। पर पढ़ाई एक ऐसा साथी है जो जीवन भर हमारे साथ होता है, हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ निभाता है, हर दुख तकलीफ में हमें रास्ता दिखलाता है। अरे मेरी प्यारी सहेली, भला मुझे किस बात की चिंता है, दुख तकलीफ तो मुझे छू भी नहीं सकती है। तुम्हें पता है मैं वो खुशनसीब हूँ जिसे सब बेइंतहा प्यार करते हैं, माँ बाप भाई भाभी, और तू भी तो प्यार करती है ना मुझसे, तो फिर किस बात का गम है। और वैसे भी मैं किसी तरह 10वीं तो कर ही रही हूँ ना, भले स्कूल में टाइम पास करती हूँ, खेलती कूदती हूँ, मनोरंजन करती हूँ, पर स्कूल तो आती हूँ ना, वो भी रोज, क्योंकि तुम एक दिन भी स्कूल नहीं छोड़ती तो मजबूरन मुझे भी आना ही पड़ता है। रूपा ने अपना सर पीट लिया, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, और वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, इस अल्हड़ नादान लड़की के जीवन में कभी कोई दुख न देना, कभी कोई कष्ट न देना। स्कूल से आकर के मालती अपना बस्ता आंगन में पड़े खाट पर फेंक दी और अम्मा अम्मा कह के आवाज लगाने लगी। यशोदा देवी महरी संग दही मथने में लगे थे। क्या हुआ लाडो,
क्यों इतना शोर मचा रही हो? यशोदा देवी मनुहार करते हुए बोली, अम्मा मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या खाएगी मेरी लाडली बहन? पीछे से आकर के उसके मझले भाई ब्रजमोहन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बोल क्या चाहिए, अभी ला करके देता हूँ। भाई मुझे गर्मा गर्म जलेबी और समोसा खाने का बहुत मन हो रहा है, तो ला करके दो ना। मालती ने फरमाइश कर दी। क्यों नहीं मेरी प्यारी बहना, अभी ला करके देता हूँ, तब तक तुम कुछ हल्का खा लो। कह करके ब्रजमोहन चले गए बाजार मालती की फरमाइश पूरी करने। मालती तब 2-3 पेड़े खा करके पानी पी ही रही थी कि तभी रूपा आ गई, 2-4 और सहेलियों को लेकर के छुपा छुपी खेलने के लिए। और यशोदा देवी कहती रह गई कि मालती थोड़ी देर तो आराम कर लो, पर वह हवा का झोंका कहाँ सुनने वाली थी। थोड़ी देर बाद ब्रजमोहन भाई आ गए, कागज के दोने में जलेबी और समोसा लेकर के। लो बहना खा लो, बाद में खेलती रहना। हंस करके उन्होंने पोटली मालती की ओर बढ़ा दिया। मालती सारी सहेलियों में बांट बांट करके चटकारे लेकर के खाते हुए और थोड़ा इठलाते हुए बोली, देखा रूपा, हैं तुम्हारे भाई तुमसे इतना प्यार जताने वाले। मेरे देखो मेरे भैया कितने अच्छे हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं, तुम बेकार में ही चिंता करती हो। मेरे भाइयों के रहते मुझे किसी बात की क्या फिक्र है। रूपा के साथ सारी सहेलियां भी हंस पड़ी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं हार मानती हूँ, तू मत पढ़, तुझे जैसे रहना है वैसे रह, बस खुश। रूपा ने बलाएं ली तो मालती उसके गले में झूल गई। तू कितनी अच्छी है रूपा, तुम सबसे अच्छी सहेली हो मेरी, सुख दुख के साथी, हमेशा मेरा भला चाहने वाली। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो तू मेरी सहेली है। मालती ने मक्खन लगाया। बस बस अब और मक्खन मत लगा, हाँ मुझे तुम्हारी फिक्र है, रूपा ने उसे झूठ मूठ का झिझकते हुए कहा। इसी तरह हंसी खुशी मालती के दिन बीत रहे थे। मालती और रूपा की दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। 10वीं की परीक्षा नजदीक आ रही थी तो रूपा हर संभव कोशिश कर रही थी मालती को परीक्षा के लिए तैयार करने की। जो भी संदेह होता इसे दूर करने की कोशिश करती। मालती का आधा ध्यान खाने पर रहता और आधा खेलने जाने पर जबरदस्ती रूपा की डर से बैठी रहती। रूपा उसके सारे प्रश्नों के हल समझाती और किसी तरह इम्तिहान निपटा करके मालती ने ईश्वर का धन्यवाद दिया कि उसे अब पढ़ने से छुटकारा मिल गया। परीक्षा खत्म होते ही घर में खुशियों का माहौल हो गया। मालती का जन्मदिन नजदीक आ रहा था, जैसा कि हर साल होता था। घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती थी और पूरे गांव के लोगों को भोज कराया जाता था। इस बार भी यही होना था वास्तव में, और बढ़ चढ़ करके जश्न मनाने की तैयारी थी। नाते रिश्तेदारों को भी बुलाने की तैयारी थी। जिला जवार में भी न्योता भेजने का मन बन रहा था चौधरी साहब का। भाई बेटी का 16वां जन्मदिन है, यूं ही रूखा सूखा थोड़ी ना मनाएंगे। चौधरी साहब ने खाने की मेज पर हंस करके कहा तो दोनों बेटों ने सहर्ष स्वीकृति जताई। हाँ पिताजी क्यों नहीं, जितना हो सके उतना धूमधाम से मनाएंगे गुड़िया का जन्मदिन, भला फिर कब मौका मिलेगा। 16 की हो गई है, अब तो शादी ब्याह के लिए भी सोचना ही पड़ेगा। दोनों भाइयों ने एक स्वर में कहा। हमारी इकलौती बहन हमें जान से भी ज्यादा प्यारी है, तो इसके लिए तो हम जान लुटा देंगे। धन वैभव क्या चीज है, छोटे भाई उमानाथ ने उत्साहित होकर के कहा। तो चौधरी जी एकदम गदगद हो गए। भाइयों का प्यार देख करके यशोदा देवी की आंखों में आंसू उमड़ रहे थे। देखते देखते मेरी मालती 16 की हो गई, अब पराए घर जाएगी, हम सबसे नाता तोड़ करके। पता नहीं कैसा घर परिवार मिलेगा, कैसा जमाई होगा, मेरी गुड़िया का इतना खुश रखेगा कि नहीं जितना हम रखते हैं। कहते कहते उनके आंखों में आंसू बरसने लगे। उन्होंने पास बैठी मालती को अपने सीने से लगा लिया। मालती भी मन ही मन रो पड़ी। अच्छा मालती की माँ इतना अधीर ना हो, खुशी का मौका है, शुभ शुभ सोचो, सब अच्छा ही होगा। हमारी गुड़िया है ही इतनी प्यारी, कोई भी इससे प्रेम करने लगेगा। चौधरी साहब ने हंसते हुए कहा तो सभी लोग हंस पड़े। मालती शर्मा करके भाग गई। आज घर में सुबह से गहमा गहमी थी। घर में हलवाई लगे थे, मिठाइयां बन रही थी। तरकारी सब्जी बनाने के लिए आलू बैगन फूल गोभी टमाटर आदि काटे जा रहे थे, लौकी काटे जा रहे थे, रायता
के लिए। पंडित जी सुबह से पूजा की तैयारी में लगे। नाते रिश्तेदार आने शुरू हो गए थे। मालती के दोनों बुआ फूफा चंद्रमणि और सूरमणि को भी अपने पोते पोतियों के साथ सम्मान सहित बुलाया गया था, तो घर में बच्चों से और रौनक बढ़ गई थी। मालती अपने बुआ को पा करके बेहद खुश हो रही थी। मालती सुबह सुबह स्नान ध्यान करके नए कपड़े पहन करके, पैरों में पायल पहन करके, हाथ में 2-4 लाल रंग की चूड़ियां और माथे पर छोटी सी बिंदी लगा करके एकदम परी दिख रही थी। लाल रंग की खूबसूरत रेशमी साड़ी में तो चांद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रूपा ने देखा तो देखती रह गई, क्या लग रही हो मेरी जान, एकदम परी, कहीं मेरी नजर ना लग जाए तुमको। रूपा ने उसकी आंखों से काजल चुरा करके उसके कान के पीछे लगाया। वह तो मैं हूं ही, मालती ने अकड़ते हुए कहा, और फिर दोनों सहेलियां खिलखिला पड़ी। यशोदा देवी मालती को इतना खुश देख करके मन ही मन बलैया ले रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे ठाकुर जी, मेरी बिटिया को हमेशा ऐसे ही खुश रखना, उसके ऊपर कोई भी विपत्ति का साया कभी ना पड़ने देना, मेरी बिटिया हमेशा ऐसे ही खिलखिलाती रहे, ऐसी कृपा करना ठाकुर जी, कृपा करना। पर वो बेचारी कहाँ जानती थी नियति में क्या है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। दोपहर होते होते सत्यनारायण भगवान की पूजा संपन्न हो गई। मालती खुशी से चहक रही थी। चौधरी साहब ने कहा कि मालती बेटा, सब बड़ों का आशीर्वाद ले लो। मालती ने पिता की बात मान करके सब बड़ों के पैर छू करके आशीर्वाद लिया। पूजा में पड़ोस के गांव रामपुर के सबसे बड़े रईस राम रतन चौधरी जी भी अपने छोटे बेटे राघवेंद्र चौधरी के साथ पधारे थे। राम रतन चौधरी का अपने इलाके में बड़ा रुतबा था, लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। उनके 2 बेटे थे, बड़े बेटे थे कौशलेंद्र और छोटे बेटे राघवेंद्र। राघवेंद्र ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। लंबा चौड़ा कद, गोरा चिट्टा रंग, व्यक्तित्व के धनी थे। मालती ने सबको प्रणाम करने के क्रम में चौधरी राम रतन का भी सिर झुक करके पैर छू करके प्रणाम किया। राम रतन को मालती पहली ही नजर में भा गई। मालती की शालीनता उन्हें प्रभावित कर गई। खूब खूब आशीष बिटिया, सदा खुश रहो, हमेशा ऐसे ही चहकती रहो। मालती शर्मा करके चली गई। शाम को भोज की तैयारी प्रारंभ हो गई थी। खाने के लिए बड़ा सा पंडाल बनाया गया था। पंडाल को फूलों और आम के पत्तों से सजाया गया था। सभी गांव वालों के लिए जमीन को गोबर से लीप करके सूखने के बाद कंबल बिछा दिए गए थे और खास मेहमानों के लिए अलग से कुर्सी मेज लगाए गए थे। सब लोग पंडाल में बैठ करके भोजन ग्रहण कर रहे थे। पुरुषों के भोजन के उपरांत महिलाओं को भोजन कराने की व्यवस्था थी। सभी लड़कियां चौधरी साहब की बड़ी सी हवेली के बड़े से आंगन में खाने को बैठ करके इंतजार कर रही थी कि कब आदमी लोग खा करके जाएं और कब उनका नंबर आए। मालती से भी इंतजार नहीं हो रहा था। ये रूपा, चलना चलना, देखते हैं कि क्या क्या है भोजन में और कौन कौन लोग आए हैं। मालती ने मचलते हुए कहा तो रूपा ने इनकार कर दिया। रुक ना झल्ले, थोड़ी देर की तो बात है, फिर आएंगे ना शशांक भैया बुलाने। रूपा ने तुनक करके कहा, नहीं नहीं, मुझसे सब्र नहीं होता है, मुझे तो अभी देखना है, तू तो अभी चल। यशोदा देवी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है बेटा, जाना दिखा लाओ इसे, तभी शांति मिलेगी इसे। ठीक है ताई जी। रूपा यशोदा की बात टाल ना सकी और मालती को धकेलती हुई बोली, चल उतावली, देखते हैं चल करके सब क्या क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। फिर तो 4 सहेलियां भी हंसते हुए पीछे हो ली। सब हंसी मजाक करते हुए घर से बाहर निकली। मालती ने जैसे ही पैर डेहड़ी के चौखट पर रखा, उसके पैर मुड़ गए और धड़ाम से गिरने ही वाली थी कि 2 मजबूत बाजुओं ने उन्हें थाम लिया। पहले तो वह घबराई, फिर अपना चेहरा ऊपर उठा करके देखा तो सामने एक लंबा चौड़ा हैंडसम सा बंदा खड़ा था जो उसे देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहा था। कुछ पल के लिए मालती उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खो सी गई और वह बंदा उसे अपनी बाहों के सहारे पकड़े हुए था। सभी सहेलियां फ्रीज हो करके देख रही थी। इतने में उमानाथ मालती के सबसे छोटे भाई लड़कियों को खाने के लिए बुलाने आ रहे थे, तो इस ऐतिहासिक शाम के वह भी गवाह बन गए और तत्काल कहा कि अरे राघवेंद्र बाबू, आप यहाँ।
तब मालती को होश आया। वह झट से सीधे होते हुए शर्मा करके भागी। सारी सहेलियां भी उसके पीछे पीछे भागी। राघवेंद्र बाबू, आप ठीक तो हैं? आपको तकलीफ तो नहीं हुई? उमानाथ चिंतित होकर के पूछ रहे थे। नहीं नहीं उमानाथ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंतित ना हो, राघवेंद्र ओंठों पर मुस्कान लाते हुए कहा। तो कुछ ही यूं हुई थी मालती और राघवेंद्र चौधरी की पहली मुलाकात। उधर मालती को सारी सहेलियां उसे छेड़ रही थी। मालती बेचारी ठीक से खाना भी नहीं खा पाई। राघवेंद्र एक बेहद शरीफ, सभ्य और अच्छे दिल के इंसान थे। हाँ, कद जरूर लंबा था पर उनके जवानी के किस्से नहीं। राघवेंद्र पढ़ने में काफी होशियार थे और समझदार भी। वे समय की कीमत जानते थे, इसलिए व्यर्थ के कामों में जैसे लड़कियों के पीछे भागना, दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना या खेल कूद में दिलचस्पी नहीं लेते थे। हाँ, कभी कभार टेबल टेनिस खेलते थे। बात यह हुई कि राघवेंद्र मालती को भी पसंद आए और मालती के पिता को भी, और मालती राघवेंद्र को भी प्रभावित कर गई। उसकी खूबसूरती के वो भी कायल हो गए। उनके पिता तो प्रभावित थे ही। फिलहाल रात में भोज के बाद लोगों को अतिथि गृह में ठहराया गया। राघवेंद्र बार बार सोने की कोशिश कर रहे थे, पर एक तो नई जगह और दूसरी मालती के साथ हुई वह घटना बार बार याद आ रही थी, जिससे सुखद अनुभूति हो रही थी। ना जाने क्यों राघवेंद्र की हार्दिक इच्छा हो रही थी जाने से पहले मालती का एक बार फिर से दीदार करने की, पर कैसे? वह कोई अनुचित हरकत तो कर नहीं सकते थे, तो ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया कि ईश्वर की इच्छा होगी तो मेरे मन की मुराद जरूर पूरी होगी। इन्हीं ख्यालों में कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। इधर मालती भी थोड़ी बेताब थी राघवेंद्र से दोबारा मिलने को। चंचल लड़की अभी प्यार व्यार के एहसास से अनजान थी। अभी तो वह पगली नादान जवानी की दहलीज पर कदम ही रखे थे। अभी वह प्रीत की रीत से बिल्कुल अनजान थे, पर हाँ, उसे वह पल मंत्रमुग्ध कर रहे थे। यह एहसास उसके लिए एकदम नया था। वह खुद भी हैरान थी इस अनुभूति से। सुबह नाश्ते के बाद राघवेंद्र के पिता जाने की तैयारी करने लगे। राघवेंद्र को रात वाली बात सता रही थी। जाने से पहले मालती की एक झलक देखना चाहता था, पर ऐसा हो ना सका और वह अधूरी ख्वाहिश लिए ही लौट पड़े, मन ही मन ये गीत गुनगुनाते हुए। अकेला गया था मैं ना आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। वैसे राघवेंद्र को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उनके पिता को भी मालती उतनी ही पसंद आई थी जितना कि उन्हें। घर आकर के राघवेंद्र के पिता राम रतन चौधरी बड़े बेटे कौशलेंद्र पर अपनी चौधराइन से कुलभूषण चौधरी के यहाँ की मेहमान नवाजी और उनके ठाट के प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी गायत्री देवी से कहा कि गायत्री, चौधरी जी की बेटी मालती मुझे बड़ी सुशील लगी और खूबसूरत भी है, बहुत हंसमुख और जिंदा दिल भी है। गायत्री देवी समझ गई कि क्या कहना चाहते हैं चौधरी साहब। उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि तो क्या कहते हैं, अपने राघवेंद्र के लिए रिश्ते की बात चलाएं क्या? आपने तो मेरे मन की बात कह दी। चौधरी साहब अधीर होकर के बोले, हाँ गायत्री, मैं चाहता हूँ कि राघवेंद्र के लिए हमें वैसी ही कन्या मिले। कौशलेंद्र के लिए हम मन लायक बहू नहीं ला सके, पर राघवेंद्र की दुल्हन लाने में हम कोई चूक नहीं करना चाहते। चौधरी साहब ठंडी सांस भर करके बोले। गायत्री देवी की भी आंखें भर आई। हाँ, सही कहते हैं, बड़ी बहू को तो मायके से ही फुर्सत नहीं मिलती है, उन्हें तो गांव देहात भाता ही नहीं है। कौशलेंद्र भी पत्नी का गुलामी करते हैं, तो जो आस भरोस है सब छोटी बहू पर ही टिका है। गायत्री देवी भरे गले से बोली, तो क्या कहती हो चौधराइन, कुलभूषण बाबू से शादी की बात की जाए? चौधरी साहब उत्साहित होकर के बोले, हाँ क्यों नहीं, नेक काम में देरी कैसी? गायत्री देवी ने हामी भरी। पहले राघवेंद्र से पूछ लेते हैं उनकी क्या राय है, बाद में या ना कहें कि हमें बताया नहीं। कहाँ है साहबजादे? चौधरी साहब ने पूछा तो गायत्री देवी हंस पड़ी और कहाँ होंगे वहीं पुस्तकों के बीच सर घुसा के अपने पुस्तकालय में। पर एक बात और है राघवेंद्र की माँ। क्या? गायत्री देवी ने झट से पूछा। राघवेंद्र से मालती 4-5 साल छोटी होगी, तो क्या हुआ, लड़कियां तो होती ही हैं अपने पति से छोटी। गायत्री देवी ने बीच में ही रोक करके कहा, सुनिए जी, मुझे तो यह रिश्ता पसंद आ गया है, तो अब कोई काट छांट मत करिए ना, जो होता है होने दीजिए। शायद यही लड़की लिखी है मेरे राघवेंद्र के भाग्य में। गायत्री देवी भावुक होते हुए बोली,
अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर पहले अपने सुपुत्र से तो पूछ लीजिए, बाद में कुछ परेशानी नहीं चाहिए हमें चौधरी साहब के सामने। नाक नहीं कटनी चाहिए, चौधरी जी हाथ से करते हुए बोले। गायत्री देवी तुरंत चली अपने बेटे के कमरे की ओर, पर वहां तो कोई नहीं था। और ये क्या, आज मेरा बेटा पढ़ाई ना करके कहीं और गुम है, ये आश्चर्य कैसा। दरअसल राघवेंद्र किताबी कीड़ा थे, उनका अधिकांश वक्त किताबों के बीच ही गुजरता था। इसके अलावा उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। सब्जेक्ट बुक्स के अलावा वह साहित्य, राजनीतिक और थोड़ा बहुत इतिहास जानने में भी रुचि रखते थे। बड़े बड़े महान साहित्यकार, नाटककार, इतिहासकार, अर्थशास्त्री जैसे प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, निराला, पंत, कार्ल मार्क्स, मजूमदार, मार्टिन लूथर इत्यादि की रचनाएं उन्हें बेहद पसंद थी। इसलिए वह खाली समय में ही इन्हें ही पढ़ना पसंद करते थे। उन्होंने बाकायदा अपना पुस्तकालय बना रखा था, जिसमें तमाम दिग्गज लेखकों की किताबें, साहित्य और थोड़ी बहुत ग्रंथ भी रखे थे। पर आज आश्चर्य कैसा, गायत्री देवी अचंभित थी कि उनके बेटे को यह हुआ क्या है, अपने कक्ष में क्यों नहीं है। ढूंढते ढूंढते फुलवारी की तरफ चली गई। वहीं नहाने के लिए छोटा सा तालाब बना था। सब जगह विभिन्न प्रकार के फूलों की क्यारियां बनी थी। हर तरफ मानो हरी हरी घास की चादर बिछी हुई थी। विभिन्न प्रकार के पंछियों की चहचहाहट थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रंग बिरंगे फूल खिले थे। फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी और इन्हीं हरी घास के चादर पर फूलों के बीच लेट करके राघवेंद्र बाबू ख्यालों में खोए हुए थे किसी के। तभी तो माँ की आहट को सुन ना सके। गायत्री देवी ने यह नजारा पहली बार देखा था। ये उनके लिए भी अनोखा था। मन ही मन सोचा, यह मेरे बेटे को हुआ क्या है, क्यों इतना खोया खोया सा है। उन्होंने हंस करके कहा, राघव राघव। पर राघव को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। वो तो अपने ख्यालों में मीलों दूर तक गए हुए थे। राघवेंद्र, गायत्री ने थोड़ा तेज बोली। हाँ माँ, हड़बड़ा करके उठ बैठे राघवेंद्र। क्या हुआ, कुछ काम था तो नौकर को कह करके बुलवावा भेज देती, आपने क्यों तकलीफ की। नहीं, इसमें तकलीफ कैसी, अपने बेटे को बुलाने में भला क्या तकलीफ हो सकती है। तुम्हारे पिताजी तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, इसलिए बुलावा भेजा है, तो आ जाओ थोड़ी देर में। हाँ माँ, आ रहा हूँ, आप चलिए। और गायत्री देवी चली जाती हैं अब घर के अंदर। थोड़ी देर बाद राघवेंद्र फ्रेश होकर के अपने पिताजी के सामने हाजिर थे। गायत्री देवी भी वहीं थी। जी पिताजी कहिए, आपको कुछ काम था हमसे। राघवेंद्र ने सर झुका करके पूछा, क्योंकि वे अपने पिताजी से कम ही बातचीत करते थे और बेहद अदब से पेश आते थे। हाँ, मुझे आपसे एक खास बात करनी थी। वो याद है ना, हम लोग अभी कुछ दिन पहले कुलभूषण चौधरी जी के बुलाने पर उनके गांव चंदेरी गए थे। जी पिताजी, राघवेंद्र ने सर झुका करके कहा। चौधरी साहब ने बहुत अच्छी आओ भगत की थी हमारी। वही उनकी बिटिया मालती अब बड़ी हो गई है, ब्याह के योग्य हो गई है। उसने हमें आकर के पैर छू करके प्रणाम भी किया था। जी पिताश्री, राघवेंद्र हाँ हाँ किए जा रहे थे, पर बात क्या है समझ नहीं पा रहे थे। चौधरी साहब ने कहा कि हमें उनकी कन्या पसंद आई है, चंचल है, सौम्या है, सुंदर है, मुझे तो बहुत भली लगी। आप क्या कहते हो, क्या हम आपके लिए चौधरी साहब से मालती का हाथ मांग लें। राघवेंद्र को तो इस अप्रत्याशित खुशी का अंदाजा भी नहीं था। उनको तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। पर वह अपने जज्बातों को छुपाते हुए बोले, जी पिताजी, जैसी आपकी इच्छा, आप जो भी करेंगे हमें मान्य होगा। चौधरी साहब गदगद भाव से बेटे को गले से लगा लिए। शाबाश बेटे, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। और राघवेंद्र मन ही मन ईश्वर से कह रहे थे, वाह रे प्रभु वाह, तेरी अद्भुत लीला है। राघवेंद्र गदगद हो करके अपने कमरे में लौट आए। उनके मन में खुशी भी हो रही थी और संशय भी। क्या मालती के पिता इसके लिए राजी होंगे। और एक चिंता यह भी थी कि मालती अभी छोटी है, तो क्या वह उनके लिए ठीक रहेगी। वह सिर्फ अच्छे खान पान की वजह से दिखती बड़ी है, पर उसका मन तो अभी भी बच्चे जैसा है।
उसकी चंचलता, उसकी चपलता देख करके लगता है कि वह दुनियादारी से बिल्कुल अनजान है। उसे अपनी जिंदगी में लाना क्या सही रहेगा? क्या वह गृहस्थी संभाल पाएगी? क्या मैं उसे पसंद होऊंगा? क्या उसका स्वभाव मेरे स्वभाव से मैच करेगा? और पता नहीं क्या क्या सवाल राघवेंद्र के मन में उठ रहे थे, पर कहीं ना कहीं विश्वास भी था कि कुलभूषण चौधरी उनका रिश्ता नहीं ठुकराएंगे। इधर मालती भी कहीं ना कहीं एक अनजान नेह के बंधन में बंधने लगी थी। उसके मन मस्तिष्क में हरदम एक बेचैनी सी थी, लबों पर खामोशी थी, हमेशा खोई खोई रहती, किसी से उतना बात नहीं करती, यहाँ तक कि रूपा से भी नहीं। रूपा जब भी मिलती मालती से तो रूपा को बदली बदली सी लगती। रूपा भी हैरान थी कि इस झल्ली के साथ हुआ क्या है। हरदम बक करने वाली लड़की अचानक खामोश कैसे हो गई? जब देखो चुप चुप रहती है, खोई खोई रहती है, कहीं इसे ओ तो नहीं हो गया है? यह सोच करके रूपा मन ही मन हंस पड़ी और मालती से मिलने चल दी उसकी हवेली। मालती, मालती कहाँ है ताई जी? मालती, मालती की माँ से रूपा ने पूछा। ऊपर अपने कमरे में है बेटी। मालती ने तुम्हें कुछ बताया क्या? मुझसे तो कुछ बताती नहीं है, पता नहीं उसे क्या हुआ है, एकदम से गुमसुम हो गई है, कुछ बताती भी नहीं है, ठीक से खा पी भी नहीं रही है, मुझे तो चिंता हो रही है उसकी। यशोदा देवी ने बहुत चिंतित होकर के कहा। आप चिंता ना करिए ताई जी, मैं पूछती हूँ उससे, कह करके रूपा सीढ़ियां चढ़ते हुए मालती के कमरे तक आ गई। मालती क्या कर रही हो? चलो ना बाहर खेलने चलते हैं। मालती आईने के सामने बैठ करके अपने बाल संवार रही थी। कंघी बालों में था पर ध्यान कहीं और था। रूपा अचानक से पीछे से आकर के उसके पीठ पर प्यार से थपकी लगाया। कहाँ खो गई हैं देवी जी? आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या हुआ है तुम्हें? आजकल नजर भी नहीं आती हो, घर से निकलने का मन नहीं होता है क्या? एक मिनट, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया है? कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया है उस बैरिस्टर बाबू से? रूपा उसे चिढ़ा रही थी। चल चल सच सच बता मालती, मैं तुम्हारी पक्की सहेली हूं ना, तुम मुझसे कुछ मत छुपा, तुझे मेरी कसम। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारी चंचलता, तुम्हारी चपलता कहीं दिखाई क्यों नहीं देती? बता ना मालती, अब तू अपनी सहेली से क्या बात छुपाएगी? रूपा ने नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला। बस बस, अब ज्यादा अभिनय मत करो, मुझे तो खुद नहीं पता है कि मुझे क्या हुआ है, तो तुम्हें क्या बताऊं। बस एक बेचैनी सी है सीने में, वो घटना मुझे बार बार याद दिलाती है राघवेंद्र जी का। पता नहीं क्यों, पर मेरा मन खींचा जाता है उनकी ओर। उनकी छवि बार बार मेरी आंखों में आ करके मुझे परेशान करती है। कभी कभी उन्हें एक नजर देखने की तीव्र जिज्ञासा होती है। ऐसा क्यों है रूपा? मालती ने बड़े भोलेपन से पूछा। रूपा जो रूप से तो मालती की तुलना में साधारण ही थी, पर दिमाग में वह हमेशा से मालती को मात देती थी। तो रूपा ने कहा, पगली, तुम्हारे सारे लक्षण तो भयंकर बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मालती की जान सूख गई। सच? क्या हुआ है मुझे? अच्छी भली तो हूँ, भला मुझे क्या बीमारी हो सकती है? मालती अपने सूखते हुए गले को गीला करते हुए बोली। उसकी आंखें डर से फैल गई। नहीं नहीं, तुम मजाक कर रही हो ना रूपा, मैं बीमार नहीं हूँ ना। मालती बहुत डरी हुई थी। हाँ बहन, तुम बीमार हो, बुरी तरह से बीमार हो, क्योंकि तुम्हें प्रेम रोग लग गया है। अब तुम्हारा क्या होगा मालती? रूपा ने हाथ नचाते हुए मालती को चिढ़ाया तो मालती की जान आधी हो गई। ऐसा मत कहो रूपा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कोई प्रेम नहीं हुआ है। रूपा मेरी अच्छी बहन, तुम ये बात किसी से मत कहना। मेरे पिताजी को ये बात पता चली तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं तो पिताजी से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। मालती ने घिघियाते हुए कहा। क्यों मालती, प्रेम करना कोई गुनाह है क्या? प्रेम किया थोड़े ना जाता है, प्रेम तो हो जाता है, कभी भी किसी से भी। प्रेम उम्र और समय देख करके तो नहीं होता है। जब प्रेम ही जीवन की धूरी है तो हम इस प्रेम से वंचित कैसे रह सकते हैं, बशर्ते प्यार सही इंसान से हो। और राघवेंद्र बाबू निहायत ही शरीफ और लायक इंसान हैं।
उनमें वो तमाम खूबियां हैं जो एक लड़की को उनकी तरफ झुकने पर मजबूर कर देगी। रूपा बुजुर्गों की तरह मालती को ज्ञान दे रही थी। नहीं रूपा, तुम नहीं समझोगी, मैं अपने पिता का गुरूर हूँ, उनका अभिमान हूँ। मेरे मन में इस तरह के ख्याल अशोभनीय हैं। मेरे पिताजी को इस इलाके में कितना नाम है, इज्जत है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि उस पर कोई आंच आए। मालती ने उदास लहजे में कहा तो रूपा ने उसे समझाते हुए कहा कि अरे पगली, तू क्यों परेशान होती है? तूने कोई अपराध थोड़े ना किया है, तुमने प्यार किया है, वो भी अपने मन में, किसी से इजहार थोड़े किया है। अभी भी देर कहाँ हुई है, तू सब कुछ भूल जा, तू बाबूजी का गुरूर है ना। रूपा ने तंज कसा, पर तू कल्पना कर कि जो तुम फील कर रही हो वही सेम फीलिंग उनकी भी हो। तो अगर वे लोग स्वयं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर के आ जाएं, तो रूपा ने चहकते हुए कहा तो मालती भी थोड़ी आशावान्वित हो गई। क्या ऐसा हो सकता है रूपा? होने को तो कुछ भी हो सकता है। मेरी मालती है ही इतनी प्यारी कि जो भी देख ले एक बार भर नजर वो अपना दिल हार बैठे। और सच बताऊं तो वो जिस तरह तुम्हें देखे ही जा रहे थे, मुझे पक्का यकीन है कि उनके होश उड़ गए थे। तू देखना मालती, ये मेरा अनुमान सच निकलेगा। रूपा बड़े यकीन से बोली। चल चल, क्या कुछ बोले जा रही है? ऐसा कहीं होता है क्या? क्यों दिन में सपने दिखा रही है? मालती ने फिर उदास होकर के कहा। लगी सर, अगर मैं जीती तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, कभी भी। रूपा आत्मविश्वास से भरी थी। ठीक है, मंजूर। मालती ने शर्त स्वीकार कर लिया। राघवेंद्र की रजामंदी के बाद उसके पिता राम रतन चौधरी ने पंडित जी से शुभ समय जान करके मालती के पिता को गांव के ठाकुर के द्वारा यह संदेश भिजवाया कि चौधरी साहब आपसे मिलना चाहते हैं, कोई जरूरी काम है। मालती के पिता कुलभूषण चौधरी जी को तो अंदाजा भी नहीं था कि क्या बात हो सकती है। उन्होंने मालती के ब्याह के लिए अभी वर देखना शुरू भी नहीं किया था, सो उन्हें थोड़ी चिंता हुई कि क्या बात हो सकती है, कहीं चौधरी साहब के मेहमान नवाजी में कोई चूक तो नहीं हो गई। खैर, उन्होंने भी ठाकुर से कहलवाया कि मौका मिलते ही आते हैं आपसे मिलने के लिए। अभी धान की कटाई में थोड़े व्यस्त हैं। ठाकुर को उचित दान दक्षिणा दे करके विदा किया। सुनती हो मालती की माँ, रामपुर से राम चौधरी राम रतन जी ने बुलावा भेजा है। क्या बात हो सकती है, क्यों बुलाया होगा, तुम्हें कुछ अंदाजा है क्या? भोजन करते समय चौधरी साहब अपनी चौधराइन से पूछे। नहीं जी, मुझे तो कोई अंदाजा नहीं है, पर बुला रहे हैं तो जाइए, किसी दिन जा करके मिल लीजिए, हो सकता है कोई खास काम हो आपसे। हाँ, आप ठीक कहती हो भाग्यवान, हम कल ही जाते हैं। उमानाथ कहाँ है? उमा चौधरी साहब आवाज दे रहे थे। हाँ पिताजी, आपने बुलाया, कुछ काम था क्या? हाँ, हम जरा एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तो जरा खेती गृहस्थी संभाल लेना, परसों लौट आएंगे, तब तक घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेना। जी पिताजी, मैं सब देख लूंगा, उमा ने आश्वासन दिया। और फिर कल समय निकाल करके चौधरी जी चल राघवेंद्र के पिता चौधरी राम रतन सिंह से मिलने। चौधरी साहब का रामपुर में भरपूर स्वागत हुआ। राम रतन चौधरी ने कोई कसर नहीं छोड़ी मालती के पिता के आव भगत में। भोजन करवाने के उपरांत चौधरी राम रतन सिंह ने बड़ी विनम्रता से कहा कि चौधरी साहब, आपसे एक विशेष आग्रह करने के लिए आपको आने के लिए बाधित किया। अगर आपकी सहमति हो तो अपनी इच्छा आपके समक्ष रखना चाहते हैं। राम रतन चौधरी जी भी बेहद सज्जन व्यक्ति थे और विनम्र भी। अहंकार उनसे कोसों दूर था। हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? चौधरी जी ने उत्सुकता से पूछा। वह बात यह है कि आपकी बेटी मालती हमें बेहद भा गई है। हम चाहते हैं कि मेरे छोटे बेटे राघवेंद्र के लिए आप अपनी मालती का हाथ दे दें, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। मालती के पिता खुशी और अचंभित दोनों हुए। चौधरी जी का इतना बड़ा घर खानदान सब तरह से मालती के योग्य था, परंतु इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार परिवार के सदस्यों की सहमति भी जरूरी थी। इसलिए उन्होंने भी विनम्रता से कहा, वैसे तो मुझे आपका प्रस्ताव पसंद है, परंतु एक और परिवार वालों की भी सहमति चाहते हैं, इसलिए 1-2 दिन में आपको बताते हैं। अगर आपको तकलीफ ना हो तो
नहीं नहीं, मुझे क्या भला तकलीफ हो सकती है। शादी ब्याह का मामला है, जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। सोच विचार करके जवाब दीजिएगा हमें, हम इंतजार करेंगे। क्योंकि शाम धुंधली हो चुकी थी तो रात रामपुर में ही बीती। चौधरी साहब की बहुत प्यार और अपनापन दिखाया उन लोगों ने। राघवेंद्र भी अपने पिता की आज्ञा से चौधरी साहब के आगे पीछे घूम रहे थे। चौधरी साहब खूब प्रभावित हो रहे थे। मालती के लिए इससे अच्छा वर मुझे नहीं मिलेगा, वह मन ही मन सोच रहे थे। घर आकर के चौधरी साहब ने यह सुखद समाचार अपनी चौधराइन को सुनाया। सब बातें विस्तार से बताई। यशोदा देवी का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। इतना अच्छा रिश्ता खुद चल करके उनके घर आया था। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। अपनी धुन में मगन उछलती कूदती रूपा मालती को बुलाने आ रही थी कि यशोदा देवी ने रोक लिया। क्या हुआ ताई जी? रूपा थोड़ी डर गई। अरे कुछ नहीं बिटिया, ले मुंह मीठा कर, यशोदा देवी ने लड्डू उसके मुंह में डालते हुए कहा। किस खुशी में ताई जी? उमानाथ भैया की शादी तय हो गई क्या? रूपा ने अचरज से पूछा। अरे नहीं बिटिया, उमानाथ का नहीं, अपनी मालती के लिए रिश्ता आया है, यशोदा ने कहा। कहाँ से ताई जी? रूपा ने जल्दी से पूछा। वह रामपुर के चौधरी जी है ना, उनका छोटा बेटा राघवेंद्र के लिए मालती का रिश्ता आया है। क्या? रूपा का आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सच में ताई जी? आप मजाक तो नहीं कर रही हैं ना? रूपा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका कहा सच हो गया। सचमुच राघवेंद्र का रिश्ता मालती के लिए। ताई जी, मालती कहाँ है? वह उतावली थी या खुशखबरी मालती को सुनाने के लिए? पता नहीं बिटिया, देखो शायद अपने कमरे में होगी। और रूपा दौड़ती भागती मालती के कमरे तक भागी। मालती, मालती कहाँ हो मेरी प्यारी मालती? क्या हुआ, इतनी बौराई हुई सी क्यों हो रूपा? कहीं सांप देख लिया क्या? अरे नहीं रे, तुम सुनोगी तो तुम भी बावली हो जाओगी। रूपा अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही थी। ऐसा क्या है? कौन सा संदेश सुन के बावरी हुई जा रही है, जरा मुझे भी बताओ। नहीं, पहले तुम अंदाजा लगाओ फिर मैं बताऊंगी। रूपा मुझे परेशान मत करना, बता दे ना बात क्या है। तुम कहीं घूमने जा रही हो या तुम्हारे घर कोई आया है? मालती ने बेजार हो करके पूछा। रिश्ता आया है, रूपा ने अपनी हंसी को छुपाते हुए कहा। किसका आया है, छोटे भैया का या तुम्हारा? मालती ने झल्लाते हुए पूछा। तुम्हारा, रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? मालती की आंखों में आंसू आ गए। उदास होकर के बोली, मेरा रिश्ता आया है। कहाँ से? रूपा, अभी तो मैं छोटी हूँ, मुझे अभी ब्याह नहीं करना है। पूछोगी नहीं कहाँ से आया है? रूपा ने कहा तो मालती ने मायूस हो करके पूछा, कहाँ से आया है? बता ही दे। मालती, तू कितनी खुशनसीब है रे। सोचो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। जो तुमने चाहा, जो तूने मांगा, तुम्हें मिलने जा रहा है। रूपा ने शायराना अंदाज में कहा तो मालती उतावली हो करके कही, रूपा पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कह दो कि रिश्ता कहाँ से आया है। वहीं से जिसके लिए तुम मरी जा रही थी। क्या? मालती हैरानी से बोली। हाँ हाँ, राघवेंद्र बाबू के पिता ने तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगा है। मालती, तू वह खुशनसीब है जिसे चाहा वह मिल गया। तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल गई, तुम्हारा प्यार मिलने जा रहा है। रूपा भावुक होते हुए बोली। मालती को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने रूपा को गले लगा लिया। बहुत बहुत आभार तुम्हें यह खुशखबरी सुनाने के लिए। मालती के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे आसमान में उड़ रही थी। तमन्नाओं के पंख लग गए थे। वह बावरी हो करके झूम रही थी। उसका मन मयूर नृत्य कर रहा था। सच हुए सपने मेरे, झूल ले ओ मन मेरे। उसके मन में यही गीत चल रहे थे। यशोदा देवी अपनी बेटी में आए इस बदलाव को भांप रही थी। वह समझ नहीं रही थी कि आखिर कल तक तो जो कमरे में बेवजह पड़ी रहती थी, आज अचानक फूल जैसी खिल क्यों रही है। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। उन्हें तो अपनी बेटी की खुशी से मतलब था। वह खुश थी तो उनका संसार खुश था। सभी बेटों से और पत्नी यशोदा से सलाह मशवरा करके चौधरी साहब ने फैसला किया कि ब्याह के लिए हाँ कर दिया जाए। इतना अच्छा रिश्ता सामने से चल करके आया है, इनकार करना उचित नहीं रहेगा। चौधरी साहब ने गांव के ठाकुर नाई, उस समय लोकल मैसेंजर का काम यही करते थे,
उनके द्वारा चिट्ठी भेज दिया कि रिश्ता हम सपरिवार को मंजूर है, आगे आप जैसा कहें, जब कहें हम बारातियों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आपके घर से रिश्ता जोड़ना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। चिट्ठी पा करके चौधरी राम रतन जी बहुत खुश हुए। ठाकुर को उचित सत्कार दे करके विदा किया। चौधरी साहब को धन्यवाद कहलवाया। अजी सुनती हो, राघवेंद्र की माँ चौधरी कुलभूषण जी ने संदेशा भिजवाया है कि वे लोग ब्याह के लिए तैयार हैं। उन्हें अपना घर परिवार और राघवेंद्र सभी बेहद पसंद हैं। राघवेंद्र लाइब्रेरी जा रहे थे, जाते जाते कानों में शब्द टकरा गए। राजी हो गए हैं। सुनकर के राघवेंद्र के चेहरे पर एक विजय मुस्कान आई, पर बेचारा अपनी खुशी मन में ही दबा करके लाइब्रेरी में चला गया। यूं तो राघवेंद्र बहुत ही परिपक्व इंसान थे, पर प्यार तो हर दिल को बच्चा बना देता है। प्यार में डूबा इंसान छोटा बच्चा बन जाता है। छोटी छोटी बातें खुश कर देती हैं और छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाता है इनका मन। इधर मालती बहुत डर रही थी। पहले तो सिर्फ प्यार का बुखार था, अब वह प्यार साकार रूप लेने जा रहा था। उसकी नजर में तो उसका प्यार एक तरफा था, इसलिए उसके मन में कई तरह के अंदेशे घर कर गए थे। सच कहो रूपा, तुम्हें क्या लगता है बैरिस्टर बाबू मुझे पसंद करेंगे? कहाँ वो इतने पढ़े लिखे और कहाँ मैं किसी तरह 10वीं पास। सुना है वह तो किताबों के बड़े प्रेमी हैं, हर समय बड़ी बड़ी किताबों में ही रहते हैं और मैं एकदम उलट। उन्हें पसंद आऊंगी रूपा? कुछ तो कहो, मुझे डर लग रहा है। मालती बच्चों की तरह मचल रही थी रूपा के सामने। रूपा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। अरे नादान, तू क्यों चिंता करती है, सब अच्छा होगा। हो सकता है राघवेंद्र बाबू तुम्हें पसंद करने लगे हैं, इसलिए उनके पिताजी ने रिश्ता भेजा है। तुम नाहक परेशान हो रही हो। उन्हें कौन सा तुम्हें बैरिस्टर बनाना है? वैसे भी तो घर गृहस्थी ही संभालना है, सास ससुर की सेवा करनी है, पति देव की सेवा करनी है। उनके घर में भला किस चीज की कमी है जो तुमसे नौकरी करवाएंगे? तुम तो रानी बन के रहोगी, राज करोगी, राज घर पर भी और राघवेंद्र बाबू के दिल पर भी। रूपा ने हंसते हुए कहा, मालती तुम ससुराल जा करके मुझे भूल तो नहीं जाओगी? कहीं ऐसा ना हो कि राघवेंद्र बाबू के प्यार में गुम तुम मुझे याद भी ना करो। मालती तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं किसके साथ सुख दुख बांटूंगी, किसके साथ खेलूंगी, किससे अपने मन की बात कहूंगी रे? कहते कहते रूपा की आंखें भर आई। मालती उसके गले लग गई। ऐसा ना कहो रूपा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। चाहे कहीं भी रहूं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। तुम ही मेरी पक्की वाली सहेली रहोगी। दोनों घंटों तक एक दूसरे को समझाती रही। राघवेंद्र से रहा नहीं जा रहा था। लग रहा था अभी उस लड़की को जा करके मिले और अपने करीब ला करके उससे हौले से पूछे कि क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है। पर उस जमाने में लड़के लड़कियों के मुंह से शादी ब्याह का नाम लेना भी बहुत लज्जास्पद था। भला लड़की से इकरार करवाएं, ऐसी जुर्रत करने की हिम्मत किसे थे? और फिर राघवेंद्र जैसे शिक्षित संस्कारी लड़के के लिए यह करना और हास्यास्पद था। सो मन मार करके उस दिन का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था जब दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी बाहों में होगी। जैसा कि हर प्रेमी को लगता है कि उसकी महबूबा दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन लड़की है। मालती की शादी जब से तय हुई थी, रूपा बहुत उदास रहने लगी थी। उसे हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि मालती के बिना वह यहाँ रह करके क्या करेगी। इसलिए सोचा कि 12वीं की पढ़ाई वह अपने गांव जा करके करेगी, क्योंकि यहाँ तो रूपा की मौसी का घर था। परंतु रूपा बचपन से ही मौसी के पास रहती थी। बीच में कभी कभी तीज त्योहार में अपने माँ बाप के पास जाती थी। रूपा के एक बड़ा भाई भी था जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। नाम था राजीव नयन। राजीव नयन पढ़ाई में होशियार, सीधा साधा और शरीफ इंसान थे। रूपा का अपने भाई से कम ही मिलना होता था। राजीव कभी कभी छुट्टियों में मौसी के यहाँ आया करते थे और रक्षाबंधन में हर साल राखी बनवाने आ जाते थे। हाँ, मगर दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था और रूपा इसी से खुश थी। रूपा मालती जैसी इतनी अमीर तो नहीं थी, पर उसके परिवार में भी किसी बात की कोई कमी नहीं थी। पिता सरकारी मुलाजिम थे, ठीक ठाक तनख्वाह पाते
पाते थे। खेती बाड़ी थी जो पट्टे पर लगा रखी थी। भाई बाहर शहर में रह करके भी काम कर रहे थे। तो रूपा ने भी सोचा कि वह भी भाई के पास ही रह करके पढ़ाई कर लेगी। वह मालती के बिना यहाँ अकेली नहीं रहेगी। मालती रूपा के मन की बात जान करके बहुत दुखी हुई। क्या रूपा, मैं अभी गई नहीं कि तुम जाने का विचार करने लगी? तुम्हारे बिना मैं जाऊंगी तो कैसे जी लगेगा? अपने प्रीतम के किस्से किसे सुनाऊंगी? मालती मायूस हो करके बोली। तो रूपा ने हंस करके कहा, पगली, मैं आज ही तो नहीं जा रही हूँ, तुम्हारी शादी ब्याह करवा करके जाऊंगी। जब तुम अपने ससुराल चले जाओगी तब जाऊंगी। रूपा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम 12वीं यहीं से पास कर लो और ग्रेजुएशन के लिए अपने भैया के पास चली जाना? मालती ने बड़ी हसरत से कहा। तो रूपा को उसके आगे झुकना ही पड़ा। ठीक है मेरी माँ, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मालती का मन मयूर खिल उठा। वह रूपा से लिपट गई। बस बस, ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है, बचा करके रखो अपने उनके लिए, रूपा ने मस्ती भरे अंदाज में कहा। तो मालती शर्मा गई। शुभ दिन जान करके राम रतन चौधरी जी ने पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाया। पंडित जी ने 2 महीने बाद का मुहूर्त उत्तम बताया। उन्होंने चौधरी साहब मालती के पिता को संदेश भिजवा दिया। 2 महीने बाद का मुहूर्त पंडित जी ने शुभ बताया है, तो ब्याह की तैयारी शुरू करिए। जल्दी हम अपनी बहू को लेने आ रहे हैं। जब से विवाह की तारीख तय हुई थी, यशोदा देवी के सीने में रह रह करके हुक से उठती। अपनी फूल सी बच्ची को अपने से दूर करने के ख्याल से उनका जी घबराने लगता। हरदम यही चिंता लगी रहती कि कितना लाड दुलार मालती को यहाँ माँ पिता और भाइयों से मिलता है, इतना प्यार वहाँ मिल सकेगा? हालांकि गायत्री देवी को लड़की नहीं थी, फिर भी क्या वे लोग मालती को बेटी की तरह दुलार कर सकेंगे? इन्हीं सब चिंताओं में उनका मन घिरा रहता। मालती पर प्यार और उमड़ उमड़ करके आते रहता। मालती को एक क्षण के लिए भी नजरों से ओझल नहीं होना देना चाहते थे। कुछ ही महीनों की बात थी, फिर तो मालती सदा के लिए पराई हो जाएगी। हाय, अपने कलेजे के टुकड़े को देखने के लिए तरस जाऊंगी। किसके लिए मक्खन मलाई निकाल करके रखूंगी? किस लिए, किसके लिए बाजार से मेवा मिठाई मंगवाऊंगी? अपने जिगर के टुकड़े को कैसे अपने दिल से जुदा करूंगी? सोच सोच करके उनकी आंखें भर आती। चौधरी साहब भी मालती से पूछ पूछ करके उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते रहते थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्याह होते ही मालती ससुराल बस जाएगी। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, घर में तैयारियां होना शुरू हो गई थी। वो तो यहाँ ही थी, बाकी एक गौना करा करके लाई गई थी। दोनों बड़े भाई शादी का दिन नजदीक आने पर आने वाले थे। हवेली की रंगाई पुताई का काम चल रहा था। ढेरों मजदूर लगाए गए थे। बैठक की मरम्मत कराई जा रही थी। कहीं भी टूटा फूटा ना दिखना चाहिए, ऐसा ख्याल रखा जा रहा था। शानो शौकत में कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। मालती माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके गहने कपड़े में भी किसी प्रकार की कंजूसी नहीं हो रही थी। दिल खोल करके गहने कपड़े बनवाए जा रहे थे। ढोल बतासे गाजे बाजे का इंतजाम कर लिया गया था। सब अपने अपने हिस्से के कामों में लगे थे। गांव जवार नाते रिश्तेदार यह निमंत्रण बांटे जा रहे थे। सबके रहने के लिए, ठहरने के लिए तोशक, तकिया, गलीचा का इंतजाम किया जा रहा था। मालती खुश भी थी, उदास भी थी, दरिया में जैसे प्यास भी। शादी का दिन एकदम से नजदीक आ गया। फलदान की तैयारी होने लगी। उस जमाने में सगाई, रिंग सेरेमनी जैसे शब्दों और रिवाजों से अनभिज्ञ थे लोग, तो लड़के वालों की इधर लड़की वाले फलदान ले करके ही जाते थे। चौधरी राम रतन सिंह ने भव्य तैयारियां कर रखे थे। बड़े बेटे और बहू कलकत्ता में रहते थे और बहू काफी मॉडर्न थे। घर की सजावट के लिए कलकत्ते से ही लोग बुलाए गए थे। साज सज्जा एकदम शहर की शादियों जैसी ही की गई थी, एकदम भव्य, देखने वालों की आंखें चौंधिया जाएं। हवेली दुल्हन की तरह जगमगा रही थी। फलदान में कोई कमी ना रहे, इसका भरपूर ख्याल रखा था चौधरी साहब ने। लड़की वालों के स्वागत की शानदार तैयारी की गई थी। उस जमाने में भी उन्होंने हर तरह के स्टॉल लगा रखे थे। मिठाई, समोसा, जलेबी, सूखे मेवे, ठंडाई, सब का भरपूर इंतजाम किया गया था। सब कुछ जी भर करके खाने की छूट थी, तो मेहमानों के साथ साथ गांव वाले भी निहाल हो रहे थे। मालती के पिता कुलभूषण चौधरी जी ने भी गाड़ी भर भर करके सामान लाए थे वर पक्ष के लिए। चांदी और पीतल के बर्तन से
घर भर दिए थे। समधी समधन दामाद घर के बाकी सदस्यों के लिए भी सोने जेवरात लाए गए थे। ढेर सारे फल, मिठाइयाँ, सूखे मेवे, तरह तरह के रंगीन डिजाइनर कपड़े से घर भरे पड़े थे। खासकर राघवेंद्र के लिए उपहार के तौर पर भारी भरकम चैन 4 पहिया मोटर वाहन जीप लाए थे। राघवेंद्र के पिता और माँ गायत्री देवी संतुष्ट थे इस बात से कि उनके समधी मालती के पिता ने उनके गांव वाले और रिश्तेदारों के सामने उनकी नाक ऊंची कर दी। किसी चीज की कमी नहीं होने दी। सब कुछ भर भर के आया। सभी लोग भूर भूर प्रशंसा कर रहे थे। वधू पक्ष वालों को भी किसी चीज की कमी का अनुभव नहीं होने दिया। खान पान, आराम, सभी चीजों का भरपूर ख्याल रखा गया था। मनोरंजन के लिए नाटक मंडली को बुलाया गया था जो रामलीला का मंचन कर रहे थे, जिससे मेहमानों का उत्साह दोगुना हो रहा था। वर पक्ष के द्वारा की गई आतिथ्य सत्कार से कन्या पक्ष गदगद हो रहे थे। फलदान के बाद उमानाथ राघवेंद्र से दोबारा मिले तो दोनों में दिल खोल करके बातें हुई। राघवेंद्र ने संकोच करते हुए आहिस्ता से उमानाथ के हाथ में एक छोटा सा पत्र थमा दिया। भैया, अगर आपको एतराज ना हो तो हम ये पत्र मालती को भेजना चाहते हैं। राघवेंद्र ने थोड़ा झिझकते हुए कहा तो उमानाथ मुस्कुरा दिए। भला इसमें ऐतराज की क्या बात है? आप दोनों ब्याह के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं तो इस नाते आपका हक बनता है। आप निश्चिंत रहें, आपका पैगाम सही हाथों में अवश्य पहुंच जाएगा। और फिर कल सब तड़के ही अपने गांव चंदेरी के लिए रवाना हो गए। रास्ते भर सभी लोग लड़के वालों की ठाट बाट स्वागत में बेशुमार खर्च की, खान पान की भरपूर प्रशंसा कर रहे थे। सभी कुटुंबियों की विदाई रेशमी वस्त्रों से की गई थी। गांव वाले सब वाह वाह कर रहे थे। किसी चीज की कमी नहीं थी। इतनी शाही, इतना शानदार फलदान तो किसी ने आज तक नहीं देखा था, तो तारीफ करते नहीं थकते थे। इधर घर की औरतें सबकी राह देख रही थी, कब सब लोग लौट करके आएंगे और कब वहां का शुभ समाचार मिलेगा। स्वागत सत्कार में किसी प्रकार की कमी तो नहीं हुई, जिससे गांव वालों और रिश्तेदारों को बातें बनाने का मौका मिले। हमारे भेजे गए दान दहेज से मालती के ससुराल वाले प्रसन्न तो थे ना? कहीं उनकी कोई ख्वाहिश अधूरी तो नहीं रह गई? मालती की माँ के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे, जिसका जवाब जानने के लिए सब बेचैन थे। अब उस समय हैंड टू हैंड मोबाइल तो नहीं था कि नंबर घुमाया और जो मन में आया पूछ लिया। मजबूरन इंतजार करना ही एकमात्र ऑप्शन था। मालती के मन में भी बहुत सारे सवाल उबल रहे थे। उससे भी इंतजार नहीं हो रहा था। वो उत्सुक थी यह जानने के लिए कि उसके प्रीतम के रूप में खुशी थी कि नहीं। जो हाल, जो अनुभूत इधर है वही उधर है कि नहीं। और उसके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। उमानाथ और तमाम घर वालों के पदचाप उसके कमरे तक आने लगी। उसके कान खड़े हो गए उनकी बात सुनने को। सब घर वाले रिश्तेदार तारीफों के पुल बांध रहे थे। खान पान, स्वागत की भव्यता की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। परंतु राघवेंद्र के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा था, जिससे मालती की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उमानाथ भैया की पदचाप उसके कमरे के करीब आती जान पड़ी तो वह संभल करके कोने में दुबक करके बैठ गई शर्म के मारे। मालती, ओ मालती, कहाँ छुपी हो बहना? इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मालती आहिस्ता से उठ करके उमानाथ के पास आती है और नजरें झुका करके कहती है, जी भैया। मालती, तुम इतना सहमी हुई क्यों हो? मैं तुम्हारा वही प्यारा भाई हूँ जिससे तुम बेझिझक हो करके बातें करती थी, फरमाइशें करती थी। और आज भी कुछ नहीं बदला है। तुम्हें आज भी पूरा हक है अपने भाई पर। कहते कहते उमानाथ भावुक होने लगे। लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, हाथ आगे बढ़ाओ। कह करके उमानाथ ने जेब में हाथ डाला तो मालती ने हाथ आगे बढ़ा दिया तो उमा ने उसके हाथ में एक लिफाफा रख दिया। मालती एकदम से शर्मा गई। उमानाथ मुस्कुराते हुए चले गए। मालती ने धड़कते दिल के साथ पत्र खोला। वह पत्र नहीं था, राघवेंद्र की धड़कनें थी जिसे वह साफ सुन सकती थी। एक एक लफ्ज उसके गालों को सुर्ख कर रही थी। उसके दिल की धड़कन की आवाज जैसे बाहर गूंज रही थी। खत में लिखे एक एक शब्द प्यार की चाशनी से सराबोर था, जिसमें मालती डूबती जा रही थी। तभी उसके हाथों में से किसी ने खत छीन लिया।
तो उसकी सांसें रुक गई। मुड़ करके देखा तो रूपा चुड़ैल थी, जो खत हाथों में घुमा घुमा करके उसे चिढ़ा रही थी और मालती उसके हाथ तक पहुंचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ओह, तो मोहतरमा के प्रीतम बाबू का पैगाम आया है, जो अकेले अकेले पढ़ा जा रहा है। जरा मैं भी तो देखूं क्या हाल है बेचारे का। रूपा ने आंखें मटका करके हंसते हुए कहा तो मालती भी मुस्कुरा दी। चल तू ही पढ़ के सुना। हूं तो ठीक है, सुनो। अर्ज किया है, दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा है सनम। अच्छा जी, तो ये हाल है जनाब का। रूपा बीच में ही रुकते हुए कहा, देखा मालती, मैं ना कहती थी कि जो हाल तुम्हारा है वही हाल बैरिस्टर बाबू का भी होगा। अच्छा, चल आगे पढ़ते हैं। रूपा खत का आगे का भाग पढ़ने लगी। मालती, आशा करते हैं आप सकुशल होंगी, पर मेरी कुशलता तो आपने छीन ली है। मैं जो हर पल किताबों में खोया रहता था, आजकल मेरा मन आपके ख्यालों में भटकने लगा है। मेरी तो दिनचर्या ही बदल गई है। न खाने का होश रहता है, ना ही कुछ और का। पढ़ाई लिखाई दुनियादारी से जैसे नाता ही टूट गया है। मालती, वह आप ही हैं जिसने मेरी आंखों की नींद, दिन का चैन छीन लिया है। हम जानते हैं इन बातों के लिए भी आप अल्पवयस्क हैं, पर मैं अपने दिल का हाल आपसे बयां करने से नहीं रोक पाया। आशा करते हैं यह मेरा पत्र पाकर आप नाराज नहीं होंगी और मेरे जज्बातों का उपहास नहीं उड़ाएंगी। आपका राघवेंद्र। रूपा पत्र पढ़ करके उसे बंद करते हुए मालती की ओर बढ़ा दिया। वाह मालती, क्या खूब लिखा है राघवेंद्र जी ने, मेरा तो दिल खुश हो गया। कुछ भी कहो, बंदा है तो शानदार। मुझे यकीन है मालती, यह तुम्हें पलकों पर बैठा के रखेगा। मालती, इतना प्यार करने वाला पति और इतनी अच्छी फैमिली पा करके मुझे तो डर है कि तुम हम सबको भूल ही ना जाओ। रूपा ने उसे फिर चिढ़ाया। मालती की आंखों में खुशी के आंसू जगमगा रहे थे। उसके ओंठ खामोश थे, पर आंखें सब बयां कर रही थी। मालती के मन में जो भी संदेह था वह जाता रहा। पत्र में राघवेंद्र ने अपना दिल निकाल करके रख दिया था, जिसे मालती अपने हृदय में आत्मसात कर रही थी। मालती आज बहुत खुश थी। उसका मन नाचने को हो रहा था। उसके मन में प्यार की तरंगें उठ रही थी। उसका भी जी चाह रहा था कि वह खत का जवाब लिख करके भेज दे कि आपका पत्र पा करके मैं भी बहुत खुश हूँ। आप नहीं जानते आपसे मिलने के बाद मैंने किस तरह दिन काटे हैं। आपकी छवि मेरे मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। ऐसा लगता है कि आपकी आंखें मुझे आज भी एकटक देख रही हैं और मैं आपके बाहों के सहारे टिकी हूँ। मेरे महबूब, मुझे मेरी मोहब्बत की कसम, एक बार फिर अपने बाहों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे और मैं उन नजारों में हमेशा के लिए खो जाऊं। मालती अपने ख्यालों में गुम बेतहासा सोचे जा रही थी और उसके चेहरे पर उठ रही लकीरों को देख करके रूपा खुश हो रही थी। सच्चे दोस्त वही तो होते हैं, दुख में देख करके दुखी और सुख में देख करके खुश होते हैं। यूं तो यशोदा देवी और उसकी भाभियों ने हमेशा उस पे प्यार लुटाया था, पर क्योंकि मालती अब चंद दिनों की मेहमान थी तो अब प्यार की बारिश और तेज हो रही थी। जिसे देखो मालती के पीछे पड़ा था। मालती ने खाना खाया, मालती दूध पी लो, मालती मालती, पर मालती थी कि कुछ खाना ही नहीं चाहती थी। उसकी तो जैसे भूख प्यास सब मर गई थी। एक ओर जहां पिया मिलन की खुशी, तो दूसरी और माँ बाप भाई भाभी सखी सहेली सबसे छूटने का गम उसे सताए जा रहा था। एक ओर जहां नई खुशियां नए सपने उसका इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर माँ से रूपा से बिछड़ने का गम खाए जा रहा था। रूपा उसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। उसे हंसाने की, खुश रखने की भरपूर कोशिश करती, पर मालती थी जिसके चेहरे से हंसी एकदम से गायब हो गई थी। वह किसी भी सूरत में ना हंसती और अंत में रूपा भी थक हार करके मायूस हो जाती। मालती के लिए गहने कपड़े बनवाए जा रहे थे, घर में सराफा बुलाए गए थे ताकि सब औरतों की पसंद से एक एक जेवरात बनाया जाए। मालती अपने माता पिता की इकलौती और बेहद लाडली बेटी थी, तो चौधरी साहब उसके ब्याह में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। सोनार
एक से बढ़ करके एक हार, झुमके, नेकलेस, बाजूबंद, कमरधनी, पायल, हाथ में कंगन और चूड़ियां आदि के डिजाइन दिखाए जा रहे थे। मालती की माँ सब कुछ बेटी की पसंद का खरीदना चाहती थी, इसलिए मालती को बार बार भेज रही थी डिजाइन पसंद के लिए। पर वह मालती जो कभी कांच की चूड़ियों के लिए भी मचल जाती थी, जब भी चूड़ी वाली आती थी वहां से जिद करने लगती थी, माँ मुझे चूड़ियां चाहिए। आज वही मालती सोने की चूड़ियां देखने के लिए तैयार नहीं थी। यशोदा देवी को विश्वास नहीं हो रहा था उनकी बिटिया इतनी सयानी हो गई। खैर खुश भी थी कि चलो मालती अब बच्ची नहीं रही, वह अपने घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल लेगी। साड़ियां भी जान पहचान की कपड़े की दुकान से ही घर पर ही पसंद करने के लिए मंगाया गया था। चौधरी साहब की दुकानदार से पुरानी जान पहचान थी। सारे बेटों की शादियों में भी वही दुकानदार रंग बिरंगी साड़ियां दे गया था। दुकानदार ने एक से बढ़कर के एक रेशमी साड़ियां, बनारसी, कांजीवरम, साटन, जरी से काम किया हुआ आंगन में खोल करके बैठा था। भाभियों को सभी साड़ियां ही पसंद आ रही थी। फिर क्या था, सारी साड़ियां खरीद ली गईं। कुछ एक भाभियों के लिए, शेष सब मालती के लिए। जैसे जैसे ब्याह का दिन नजदीक आ रहा था, मालती की जान सूखती जा रही थी। ससुराल जाने का डर, वहां के लोग उसे स्वीकार करेंगे ना करेंगे का डर, तो मायका छूटने का गम दोनों सता रहा था। रूपा उसे समझाने की असफल कोशिश कर रही थी कि तू इतना मत सोच, सब अच्छा ही होगा। जैसे राघवेंद्र बाबू तुम्हें पसंद करते हैं वैसे ही घर वाले भी तुमसे प्यार करने लगेंगे। तू बेकार चिंतित मत हो मालती, मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं पर हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी जरूरत हो आवाज देना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद मिलूंगी। मालती तुम हमेशा राघव जी के साथ खुश रहो, हमारी दिल से दुआ है। सुबह से ही घर में काम की अफरा तफरी मची थी। आज बारात जो आने वाली थी, जिसे देखो काम के पीछे लगा रहा। दोनों बुआ जी लोग नेक विधि करने में लगी थी। नई उम्र की शादी शुदा बेटियां साग तरकारी सब्जी काटने में व्यस्त हो रही थी और साथ में भाभियों को मीठी मीठी गालियां भी सुना रही थी। हंसी मजाक का खुशनुमा माहौल हो रहा था। भाभियां मालती को हल्दी काजल लगा रही थी। माली काका से तरह तरह के रंग बिरंगे फूल मंगवा करके रूपा एवं अन्य सहेलियां मंडप सजाने में जी जान से लगी थी। यशोदा देवी सभी बेटियों का सम्मान करते हुए उनकी मांगों को पूरा करने में लगी थी। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कुल देवी के गीत गाने में लगी थी। तरह तरह की मिठाई एवं व्यंजन बनाने के लिए हलवाई लगे हुए थे। गांव घर वाले बारातियों के स्वागत समारोह के लिए जोर शोर से लगे थे, जैसा गांव में अक्सर देखने को मिलता है। शादी ब्याह में सब लोग एकजुट होकर के बारातियों के स्वागत में जुटे थे। चौधरी साहब एवं उनके बेटों की भरपूर कोशिश थी वर पक्ष वालों से दुगना भव्य स्वागत कन्या पक्ष वालों की तरफ से किया जाए। इसके लिए सब लोग कमर कस करके लगे हुए थे। 2 दिनों के लिए कलकत्ते से प्रसिद्ध नृत्यांगना मल्लिका बनर्जी को बुलाया गया था, क्योंकि बारातियों को 2 दिन तक रोक करके आतिथ्य सत्कार करने का इरादा था। इसलिए 2 दिनों तक उनका भरपूर मनोरंजन हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा था। बारात आ गई का शोर मचाती लड़कियां भागी भागी हवेली आई। महिलाओं में उत्साह बढ़ गई। सब औरतें सज धज करके परिछन का इंतजार करने लगी और कुछ ही मिनटों में जमाई बाबू लाल शेरवानी और सफेद चूड़ीदार पजामा, गले में बड़ी सी मोतियों की माला डाले राजकुमार की भांत रथ पर आरूढ़ होकर के चौधरी साहब के हवेली के सामने खड़े थे। यशोदा देवी हाथ में चांदी की बड़ी सी थाल में पान फूल अक्षत दीपक लेकर के परिछन के लिए तैयार खड़ी थी। यशोदा देवी अपने जमाई का रूप और ठाट बाट देख करके बार बार बलैया ले रही थी और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करते हुए जमाई बाबू की नजर उतार रही थी। अड़ोस पड़ोस वाले सब मालती के भाग्य की सराहना कर रही थी। कोई राम सिया की जोड़ी बता रही थी तो कोई लाखों में एक कह रही थी। यशोदा देवी मन ही मन खुश हो रही थी और दोनों बच्चों को ढेरों आशीर्वाद दे रही थी कि दोनों राम सिया की जोड़ी जैसे ही अमर रहें, खूब फले फूले। माँ तो हमेशा ही अपने बच्चों का भला चाहती हैं और दिल से आशीर्वाद देती हैं। भले होता वही है जो ब्रह्मा जी ने लिखा है। सारे रस्मों रिवाजों और वैदिक मंत्रों के साथ बड़ी धूमधाम से मालती और राघवेंद्र की शादी संपन्न हो गई।
गई। राघवेंद्र खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दुल्हन के रूप में मालती भी प्यारी लग रही थी। घूंघट से चांद सा मुखड़ा थोड़ा थोड़ा बाहर झांक रहा था। विधि के दौरान राघवेंद्र की नजर हटना नहीं जा रही थी उसके चेहरे से। इसमें सबसे नजर बचा के चोरी चोरी मालती का दीदार करने में लगे थे और बाकी सखियां दूल्हे राजा की हरकत को नोटिस कर रही थी और जोर जोर से हंसने में लगी थी दूल्हे की बेताबी देख करके। दोपहर तक विदाई की रस्म हो जाए ऐसा राम रतन चौधरी की चाहते थे, पर मालती के पिता ने उनसे आग्रह किया कि समझे जी एक दिन और अपनी सेवा का मौका दीजिए, इसी बहाने हमें भी अपने जमाई बाबू के साथ एक दिन और बिताने का मौका मिल जाएगा। समधी के प्यार भरे आग्रह को चौधरी साहब ठुकरा ना सके। खुशखबरी हवेली में पहुंचा दी गई। मां के साथ रूपा और भाभी जी को भी एक दिन और जमाई बाबू को जानने समझने का अवसर मिल गया था। वैसे तो राघवेंद्र जल्द से जल्द तन्हाई चाहते थे ताकि अपनी दुल्हन को जी भर करके निहार सकें, पर सोचा चलो कोई बात नहीं, एक दिन और इंतजार सही। साली सरहजों को भी मौका मिलना चाहिए हंसी मजाक करने के साथ में समय व्यतीत करने का। और जैसा कि उम्मीद थी राघवेंद्र को एक पल के लिए भी मालती की भाभियां और रूपा अकेला नहीं छोड़ रही थी। मालती तो दूसरे कमरे में जा करके निशब्द सोई थी। राघवेंद्र का बहुत मन था कि उसे मालती से रूबरू होने का मौका मिले, पर रूपा को उस पर तनिक दया नहीं आ रही थी। भाभियां उसे अकेले कहीं जाने नहीं दे रही थी। राघवेंद्र मन ही मन सोच रहे थे इंतजार की घड़ियां तो खत्म ही नहीं होती हैं, आज दिन व्यर्थ ही बीता। मालती की सूरत तक देखने को नहीं मिली। यशोदा देवी अपने जमाई को बार बार निहार जाती थी। जमाई को देख करके उनका मन आनंदित हो रहा था। वहीं दूसरी ओर बेटी से बिछड़ने का गम सता रहा था। फुर्सत पा करके यशोदा देवी अपने जमाई के पास चली गई और उनके हाथ में 4-5 सोने के सिक्के थमा दिए और कहा, बेटा हम अपने प्राण आपको सुपुर्द कर रहे हैं, मालती का ख्याल रखिएगा। मालती मेरे घर की रौनक है, हम अपने घर की रौनक आपको दे रहे हैं। जानती हूँ बेटियां तो होती ही हैं पराई, पर माँ का कलेजा हाहाकार करता है अपनी जान को किसी पराये घर भेजने में। मैं तो सोच करके ही तड़प उठती हूँ कि मालती के बिना मेरा घर आंगन कैसा होगा। कौन हर घड़ी मुझे माँ पुकारते आएगी, कौन पेड़े जलेबी खाने का जिद करेगी, कल से कौन पीछे से आकर के गले में बाहें डाल करके झूल जाएगी, कौन बाहर जा करके सखियों संग खेलने की जिद करेगी, तीज त्योहार पर कौन सुबह से ही पूरे घर में चहकती फिरेगी, कौन अपने बालों में उलझी माँ की चोटी बनाने के लिए जिद करेगी, बाबूजी की लाडली बिटिया ससुराल चली जाएगी। कहते कहते आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह बार बार आंचल से पूछे जा रही थी। राघवेंद्र बड़ी तन्मयता से बातें सुन रहे थे और उन्हें जवाब नहीं सूझ रहा था। क्या जवाब दें? उनकी बातों को सुन करके उनका मन भी भावुक हो चला था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आंसुओं को रोका ताकि कोई देख ना ले, देख लेंगे तो मजाक बन जाएगा। फिर उन्होंने सासू माँ को तसल्ली दी कि माँ जी आप फिक्र ना करें, मालती को हम कोई भी कष्ट होने नहीं देंगे, मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है, तो मालती को सबसे उतना ही प्यार मिलेगा, आप निश्चिंत रहें, मालती को वहाँ कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, यह मेरा वादा है आपसे। विदाई की बेला नजदीक आ रही थी। मालती का दिल कुछ डर और कुछ गम से जोर जोर से धड़कते जा रहा था। सब सखियां मिल करके मालती को सजाने में लगी थी। 16 श्रृंगार करके और सारे अंगों में भारी भरकम जेवरात पहन करके वह कोई देवी का रूप लग रही थी। ससुराल में भी सूप भर करके गहने चढ़ाए गए थे। रेशमी तथा बनारसी साड़ियों की ढेर लगी थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि मालती के ससुर राम रतन चौधरी जी कितने धनाढ्य व्यक्ति थे। घर में लक्ष्मी माता रानी की कृपा बरसती थी, धन्य धान्य की अपार संपन्नता थी। हाँ, पर लोग इतनी साज सज्जा और तामझाम देख करके मंत्रमुग्ध थे। बारातियों की भव्यता से गांव वालों की आंखें अभी भी चौंधिया रही थी। गाड़ियों की लाइन, झाड़ फानूस, नाच गाना, बैंड बाजा सबको अचंभित कर रहे थे। सब मालती की भाग्य की सराहना कर रहे थे और विदाई की घड़ी आ ही गई। मालती और माँ और भाभियों के गले लग करके खूब रोई। भाइयों में उमानाथ सबसे ज्यादा दुखी थे, क्योंकि वह दोनों ही हम उम्र जैसे थे। मालती से 2-3 साल बड़े
तो दोनों का साथ में आना, साथ में खेलना, साथ में पढ़ना चलता रहता। उमानाथ मालती की सारी फरमाइशों को खुशी खुशी पूरा करते थे, इसलिए वो ज्यादा ही रो रहे थे। रूपा मालती को विदा होते नहीं देख पा रही थे, इसलिए वह कहीं कोने में जा छुपी थी, पर मालती ने उसे ढूंढ ही लिया और फिर दोनों सहेलियां गले लग करके घंटों रोती रही। खैर, माँ का दिल पर पत्थर रख करके अपनी लाडो को विदा करना ही पड़ा। गाड़ी आगे बढ़ गई और सारे अपने पीछे छूट गए। उसकी प्राण से भी प्यारी सहेली पीछे छूट गई। मालती अब और दहाड़े मार मार करके रो रही थी। राघवेंद्र को उस पर दया आ रही थी, पर ये ऐसा क्षण था जब वो कुछ नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर बाद कार कच्ची सड़क को छोड़ करके मुख्य सड़क पर आ गई। मालती अभी रोए जा रही थी। राघवेंद्र अपनी जेब से रुमाल निकाल करके मालती को धीरे से थमा दिया। मालती सकचा करके सिकुड़ गई। उसे अभी राघवेंद्र पर कोई प्यार व्यार नहीं आ रहा था, बल्कि अभी अपने स्वजन से बिछड़ने के गम में थी। खैर, कब तक रोती, चुप तो होना ही था। धीरे धीरे उसकी सिसकी बंद हो गई। राघवेंद्र को बड़ी चिंता हो रही थी। उन्होंने पानी के लिए पूछा तो मालती ने ना में गर्दन हिला दी, पर वास्तव में उसका गला सूख रहा था, तो वह इंतजार करने लगी कि एक बार और पूछें तो हाँ कर दे। राघवेंद्र को दोबारा पूछने का ख्याल नहीं आया। मालती का मुंह लटक गया। वह मन ही मन खींच गई, पर मुंह से कुछ नहीं कहा। सफर अभी लंबा था। खिड़की खुली होने से ठंडी हवाएं गाड़ी के अंदर झांकने लगी और मालती का घूंघट उड़ने का प्रयत्न करने लगा। ठंडी हवाओं के झोंके के स्पर्श से मालती की आंखें बंद होने लगी और वह थोड़ी देर में ही नींद के आगोश में थी। मालती का घूंघट हवा के झोंके से उड़ करके ऊपर उड़ गया था। सूर्य की गर्म किरणें उसके खूबसूरत चेहरे को तपा रही थी। मालती इतनी गहरी नींद में थी कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, पर राघवेंद्र से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनकी चांद सी दुल्हन का सूर्य की किरणें आ करके परेशान करें। उनकी भी मजबूरी थी। अगर घूंघट डाल देते तो मालती के खूबसूरत चेहरे को देखने से वंचित रह जाते, लेकिन उसे धूप से बचाना भी था। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी रुकवाई और मालती को आहिस्ता से सरका करके उसके बगल में फर्स्ट सीट पर बैठ गए। उनका प्यार देख करके ड्राइवर भी मुस्कुरा दिया और राघवेंद्र को मौका मिल रहा था अपनी चांद सी दुल्हन का दीदार करने का। सभी बारातियों की गाड़ी उनके पीछे पीछे चल रही थी। शाम होते होते दुल्हन की गाड़ी राघवेंद्र के विशाल हवेली के सामने खड़ी थी। गाड़ी रुकने की आहट से मालती की आंख खुल गई और वह सतर्क हो गई। घूंघट को आगे खींच करके और खुद को समेट करके संभाल करके बैठ गई। हवेली में हलचल मच गई। दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई का शोर मच गया। कुछ ही देर में गायत्री देवी घर की अन्य महिलाओं तथा गांव की सुहागिन औरतों के साथ खूब सज धज करके हाथ में चांदी की थाल में आरती के दिए, सिंदूर, दही, घी, चावल लेकर के दरवाजे पर खड़ी थी। सबसे पहले गायत्री देवी ने अपनी बहू के आरती उतारे, घूंघट उठा करके सिंदूर लगाया, मुंह में दही लगाया। बेटे की भी आरती उतार करके माथे पर दही और चंदन का टीका लगाया और घूंघट हटा करके बहू का मुख देखते ही अत्यंत खुश हो गई। अपने पति और बेटे की पसंद पर वह गर्व महसूस कर रही थी। बाद में बाकी सुहागन स्त्रियों ने बारी बारी से वर वधू की आरती उतारी और मंगल गीत गाए। साथ ही में मालती को मीठी मीठी गालियां भी सुनाते हुए सब आपस में ठठा करके हंस रही थी। माहौल एकदम खुशनुमा था। सबकी नजरें दुल्हन को देखने के लिए आतुर थे। मालती बेचारी इतना लंबा विधि विधान से थक रही थी। फाइनली ननदों ने उसे प्यार से पकड़ करके गाड़ी से उतारा और कुल देवी की मंदिर में ले जा करके पूजा अर्चना करवाई। गायत्री देवी ने कुल देवी से प्रार्थना की दुल्हन का सौभाग्य अखंड रहे, दोनों की जोड़ी सदैव सलामत रहे, ऐसी कृपा करना माँ। कुल देवी माता मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।